इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। सिविलाइजेशन इज़ अ स्पेशल डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, एलैबोरेट। ठीक है, पहले हमने इंट्रोड्यूस कर दिया कि सिविलाइजेशन एक स्पेसिफिक और एडवांस स्टेज होती है। अब इस एडवांस स्टेज क्यों होती है, क्या होता है एडवांस स्टेज के अंदर? इस एडवांस स्टेज के अंदर सोशल कम्प्लेक्सिटी बन जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रहती हैं और इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, वाइल ऑल सिविलाइजेशंस आर कल्चर्स बट नॉट ऑल कल्चर्स दे रीच एट द लेवल ऑफ कम्प्लेक्सिटी। कुछ जो है वो छोटी की छोटी रह जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिस्टिंग्विश कर दिया दोनों को। इसकी खैर ज़रूरत नहीं थी, बट स्टिल थोड़ा सा समझ लो, इसको थोड़ा सा पढ़ लेना। अब सिविलाइजेशन के करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? पहली चीज़ है अर्बन डेवलपमेंट हो रखी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सिटी ऑफ उर इन मेसोपोटामिया। ठीक है, तो अर्ली अर्बन सेंटर वो बन चुका था, कम्प्लेक्स आर्किटेक्चर था उसके अंदर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी थी। इसीलिए मेसोपोटामिया को हमने सिविलाइजेशन का दर्जा दिया है। फिर उसके बाद राइटिंग होती है, द पीपल स्टार्ट टू राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया के अंदर ही हमारे पास जो है वो स्क्रिप्ट मिली है, इंडस वैली के अंदर हमें स्क्रिप्ट मिली है। सो बोथ ऑफ देम दे आर नेम्ड एज सिविलाइजेशंस। कम्प्लेक्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे रोमन एम्पायर के अंदर हमने देखा, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमने देखा। ठीक है, इकोनॉमिक स्पेशलाइजेशन होती है, प्रॉपर डिवीज़न ऑफ लेबर होती है। ब्लैकस्मिथ अलग होंगे, ट्रेडर्स अलग होंगे, फार्मर्स अलग होंगे, एग्रीकल्चर करने वाले लोग जो है वो अलग रहेंगे, लेबरर्स जो है वो अलग रहेंगे, पॉलिटिकल मास्टर्स अलग रहेंगे। नॉट एवरीबडी विल बी डूइंग एवरीथिंग, जैसे सिंपल सोसाइटीज़ के अंदर होता है। ठीक है, देन उसके बाद जो टेक्नोलॉजिकल और आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स रहेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, यहाँ पे चाइना का एग्जांपल लिया है। ठीक है, ग्रीक का एग्जांपल ले लेते हैं हम स्कल्पचर के अंदर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इन दी टाउन मेकिंग टेक्निक्स और इन दी सिटी प्लानिंग टेक्निक्स। तो कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके कारण कि वो सिविलाइजेशन बहुत हाई लेवल ऑफ ग्रोथ के ऊपर पहुँच जाएगी। अब बेसिकली होता ऐसा क्यों है? पहली चीज़ है एग्रीकल्चरल सरप्लस जनरेट हो जाता है। नियोलिथिक रेवोल्यूशन के बाद हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी सिविलाइजेशंस बननी शुरू हो गई। फिर उसके बाद सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है। ठीक है, तो एज सोसाइटीज़ ग्रो सोशल हायरार्चीज़ भी आ जाती हैं, क्लासेस बन जाती हैं, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिवाइड करना पड़ता है ताकि उस सरप्लस को जो कि एग्रीकल्चर ने किया था उसको हम एफिशिएंटली मैनेज कर पाएँ। ठीक है, और उसी के मैनेजमेंट के चक्कर में हम इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करते हैं। रिलीजन को एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है, गवर्नेंस को एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है, एजुकेशन के अंदर क्या करिकुलम होना चाहिए उसको एज एन इंस्टीट्यूशन डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली रिलीजियस टेम्पल्स बन जाते हैं, इसी इंस्टीट्यूशन को डेवलप करने के लिए स्कूल्स बन जाते हैं। ठीक है,
जैसे फॉर एग्जांपल मेसोपोटामिया के अंदर हुआ, इजिप्ट के अंदर हुआ, इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हुआ। अब बात आती है एनालिसिस की, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स की, ठीक है। अब यहाँ पे एल.एच. मॉर्गन, जी.वी. चाइल्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड, एप्पलबी, इन सब लोगों ने ये समझाया है दैट हाउ द कल्चर इट ग्रोज एज अ सिविलाइजेशन, ठीक है। सो हेनरी लुइस मॉर्गन बेसिकली कहते हैं कि 3 स्टेजेस होती हैं, सैवेजरी, बार्बरिज्म, सिविलाइजेशन। अब देखो, इसको एक्स्ट्रा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि पहले सैवेजरी होती है, फिर बार्बरिज्म होता है, फिर सिविलाइजेशन होता है। और इसके अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो 2 चीज़ें रहती हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी लुइस मॉर्गन। पहली चीज़ रहती है टेक्नोलॉजी, ठीक है, रादर द सेकंड थिंग अकॉर्डिंग टू हेनरी लुइस मॉर्गन इज टेक्नोलॉजी, द फर्स्ट थिंग इट इज़ फैमिली। तो जैसे फैमिली ग्रो करेगी और जैसे टेक्नोलॉजी ग्रो करेगी, तब जाके आपके पास जो है वो एक प्रॉपर सिविलाइजेशन और एक प्रॉपर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनता है। अगर टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, फैमिली ग्रो नहीं कर रही है, आप उसी पुरानी विचारधारा वाली फैमिली के अंदर रह रहे हो, या फिर वही पुराना जो स्ट्रक्चर है वो फैमिली का वही हो रहा है, तो आपके पास जो है वो इस ग्रोथ का कोई फ़ायदा नहीं है, आप आगे नहीं जाओगे, ठीक है। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट दिस। जैसे फैमिली ग्रो करेगी, टेक्नोलॉजी ग्रो नहीं करेगी, तो फिर से भी आप जो है वो बार्बरिज्म में या फिर सैवेजरी के अंदर ही अटके रह जाओगे। दोनों का ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन उसके बाद वीजी चाइल्ड, उन्होंने अर्बन रेवोल्यूशन टर्म जो है वो कंबाइन किया, बनाया था, और अर्बन और दोनों अपना एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी, ठीक है। तो आपके पास अर्बन रेवोल्यूशन उन्होंने बताया, और उन्होंने बताया कि कैसे जब एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन सरप्लस जनरेट करता है, एंड उन टू मैनेज दैट पर्टिकुलर सरप्लस आपको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। आपको यू आर पुश्ड टूवर्ड्स मोर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, ठीक है। और उन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस की वजह से, इंस्टीट्यूशंस की वजह से और ज़्यादा इकोनॉमिकल सरप्लस जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो इस तरह से जी.वी. चाइल्ड जो है वो इस चीज़ को बताते हैं। देन उसके बाद रॉबर्ट रेडफील्ड 2 कंसेप्ट्स लेके आते हैं, ग्रेट ट्रेडिशन एंड लिटिल ट्रेडिशन, और उनका मानना था कि दोनों एक दूसरे के अंदर डिफ्यूजन करते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करते हैं, और आपके पास एक सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हो जाता है। आर्नोल्ड टोनी भी वो बेसिकली बताते हैं दैट सिविलाइजेशंस एक बहुत ही डायनेमिक एंटिटी होती है, इनका राइज और फॉल चलता रहता है, ठीक है। और जितना ये चेंजेस को अडेप्ट करती जाएंगी, उतना ज़्यादा सिविलाइजेशंस आगे बढ़ती जाएंगी। अगर वो बिल्कुल लथार्जिक हो गई तो वो नीचे गिर जाएंगी, ठीक है। तो एवोल्यूशन इज़ द ओनली की टूवर्ड्स द सिविलाइजेशन। देन उसके बाद क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस कहते हैं कि आपके पास जब कल्चर बनती है, तो कल्चर के फॉर्मेशन के दौरान कुछ मेंटल स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, कुछ आपके पास जो है वो बाइनरी ऑपोजिशंस बन जाते हैं, या फिर मेंटल मॉडल्स बन जाते हैं, और यही मेंटल मॉडल्स कुछ रूल्स बनाते हैं। वही रूल्स आगे जो कंडीशंस आती रहती हैं, या फिर जो आगे परिस्थितियाँ आती रहती हैं, सर्कमस्टांसेस आते रहते हैं, वही रूल्स उन कंडीशंस की वजह से मोल्ड करते रहते हैं अपने आप को, और इस वजह से मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट होता रहता है, और इस मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की वजह से सिविलाइजेशन बन जाती है, ठीक है। तो आगे अगर इमैनुअल वानस्टीन को करना है, फर्नांड बॉर्डो को करना है, तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वैसे चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। फर्नांड बेसिकली लॉन्जोदूर का एग्जाम्पल एक देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि कुछ फैक्टर्स होते हैं, जोग्राफी, क्लाइमेट एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फैक्टर्स। ये 3 चीज़ों की वजह से सिविलाइजेशंस अपने आप को बदलती रहती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से वो कोलैप्स कर गई। क्यों? क्योंकि एरिड रीजन आगे फैल गया, उन्होंने एनवायरनमेंट का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्लाइमेट जो है वो वार्म हो रहा था उस टाइम के ऊपर, तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इकोनॉमिकल गेन्स भी थे उनके पास, वो ट्रेड अच्छा खासा कर रही थी, बट सिंस अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को मैनेज नहीं किया, सो दे कोलैप्स्ड, ठीक है।
तो ये 3 एलिमेंट्स हर किसी सिविलाइजेशन को लेके चलना पड़ता है। अगर इन 3 एलिमेंट्स के बीच में से कोई एक एलिमेंट भी ख़राब हो जाता है, तब भी सिविलाइजेशन जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद वेलस्टीन, इन्होंने वर्ड सिस्टम थ्योरी दी है। वर्ड सिस्टम थ्योरी बेसिकली कहती है कि सिविलाइजेशन जो है उसको ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स के नज़रिए से हमें देखना पड़ेगा। सो इट्स जस्ट दैट द डेवलपमेंट एंड द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द योर पोजीशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, कि आपका ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर पोजीशन क्या है, आप क्या कोर में हो। जैसे मेसोपोटामिया था, इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी, जब वो कोर में थी तो वो खूब ग्रो करी। तो ऐसे ही हर एक सिविलाइजेशन का टाइम आता है, जब वो सिविलाइजेशन कोर के अंदर पहुंच जाती है तब वो सिविलाइजेशन खूब ग्रो करती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे कई बार पेरिफेरी के अंदर आ जाती है। तो ऑलवेज अ सिविलाइजेशन शुड पुश कि वो कोर के अंदर जो है वो आए। फिर उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट जैरेड डायमंड, ये इनको हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर भी पूरा इनके बारे में बात करने वाले हैं। इन्होंने किताब लिखी है और रिसेंटली लिखी है, गन्स जर्म्स एंड स्टील, और इन्होंने बेसिकली 2 चीज़ों को समझाया है, जोग्राफिकल एंड द इकोलॉजिकल कंडीशंस। इन्होंने समझाया कि किस तरह से फर्टाइल क्रिसेंट जो है उसके अंदर ऑलरेडी फर्टाइल सॉइल थी, ऑलरेडी जोग्राफिकल कंडीशंस थी, ऑलरेडी उनके पास ऐसे एनिमल्स थे जिनको टेम किया जा सकता था, जिनको डोमेस्टिकेट किया जा सकता था। तो हम क्या देखते हैं कि जो आपके पास ये सिविलाइजेशंस जो यहाँ पे बनती हैं, फर्टाइल क्रिसेंट के अंदर बनती हैं, वो बाकी दुनिया को कॉलोनीज बना लेती हैं। और यही चीज़ें, यही जो एक एडवांटेज है, लोकेशनल एडवांटेज होता है, वो धीरे धीरे फिर यूरोप की तरफ शिफ्ट कर जाता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज जो है वो यूरोप की तरफ शिफ्ट कर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, जिसकी वजह से उसने बाकी लोगों को कॉलोनी बना लिया और एज अ सिविलाइजेशन वो ग्रो किया। ठीक है, सो दिस इज़ द एनालिसिस। ये बेसिकली ये बताता है कि किस तरह से सिविलाइजेशंस ग्रो एंड फॉल करती हैं और कल्चर एज अ बेस मटेरियल वो बना रहता है। ठीक है जी। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सब कुछ याद करके जाना है, इंजॉय द प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है रिगार्डिंग व्हाट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।